मैं बता रही थी आपको हमारा सेकंड पॉइंट हमारा क्या था? हमारा जो फाउंडेशन का बेस है उस पे हमारे सुपर इम्पोज लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। मतलब फाउंडेशन की एक टेंडेंसी होती है कि जब वो सॉइल के अंदर लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो ट्रेपेजोइडल फॉर्म में करता है। कल बताया था सक्षम, ट्रेपेजोइडल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड सॉइल को। हाँ मैडम बताया था, है ना? फाउंडेशन के बारे में। ट्रेपेजोइडल क्या होता है मैम? ट्रेपेजोइडल मतलब इस हिंदी में क्या बोलते हैं ट्रेपेजोइडल को? ये एक सेकंड मैडम, करो ट्रांसलेट ट्रेपेजोइडल को हिंदी में क्या बोलते हैं? ट्रेपेजोइडल इन हिंदी क्या? अरे ये रोम्बस वोम्बस रहते ना यार, आयतकार, ट्रायंगल। मैडम याद आ गया मैडम, समलंबकार। आ गया पवन? अरे समझो, मैं समझा रही हूँ। ये एक भुजा छोटी है, एक भुजा बड़ी है, और दोनों भुजा कैसे झुकती हुई मिलती है, तो इसको कौन क्या बोलते हैं? अच्छा, इसको रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? आयतकार, आयत। हाँ, और इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल को त्रिभुज। 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 तो इसको क्या बोलते हैं? नहीं पता होगा। अब देखो, एक चीज और मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ। ये तो अपना क्या है, फाउंडेशन जो बना हुआ है, ठीक है, ये जो हम उससे कंक्रीट से बनाएंगे, ठीक है, ये कॉलम चालू हो गया। एक ये चीज ध्यान रखना, मैं ऐसा बनाती हूँ, ये जैसा अपन हार्ट बीट के लिए बनाते हैं, ये ऐसे, हार्ट ठीक है, बीट। हार्ट बीट के लिए ऐसा डायरेक्शन चलता है ना, तो ये हम ऐसा बनाते हैं अपने कॉलम के लिए, या कहीं भी आप ऐसा साइन देखोगे तो इसका मतलब क्या होता है कि ये कंटिन्यू में है, मगर हमने उसको तोड़ करके छोटा सा भाग देख रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ये रहता है हमारा कंक्रीट का, ये हमारी नींव बनी, ठीक है, फाउंडेशन बना। अब ये नींव काई के ऊपर रखी? हमारी मिट्टी के ऊपर, सॉइल के ऊपर। तो सॉइल के ऊपर मतलब भरी तो ये इतनी सारी सॉइल है, खूब सारी सॉइल भरी रहेगी इसके आसपास तक, जहाँ तक हम ग्राउंड लेवल तक नहीं आते। ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ज़्यादा गचड़ पचड़ हो गया क्या? दूसरे पेज पे समझाऊं? समझ में आ रहा है? नहीं मैडम, चल रहा है, अच्छा चल। जैसे ये इतनी हमारी मिट्टी भरी हुई है, खूब सारी, ठीक है, यहाँ पर हम प्लिंथ लेवल पे पहुंचे, उसके नीचे हमारे फाउंडेशन बने हुए हैं, नींव बनी हुई है। तो ये इस मिट्टी से इसको कोई काम नहीं, फाउंडेशन को आसपास की जो भरी हुई है, इसको किससे काम है? इसके नीचे जो मिट्टी भरी हुई है, ठीक है, तो इसके नीचे वाली मिट्टी में धसाव नहीं होना चाहिए। अब ये श्रिंक हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, इससे हमारी बिल्डिंग को कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ऐसा माना जाता है। मगर ये वाली जो मिट्टी है, ये इस पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है, जो नीचे वाली मिट्टी रहती है, क्योंकि वो ही पूरा वजन झेलेगी, ठीक है, वही पूरा वजन अपने ऊपर उठाए रखेगी, और वो जो सेटलमेंट है धसाव को रोकने में मदद करेगी। तो जब हमारा जो लोड आ रहा है, लोड कैसा आएगा? ऐसा, मतलब ये कॉलम बने हुए, पूरा लोड कॉलम पे, कॉलम लोड नीचे लोड ट्रांसफर करते, तो इस डायरेक्शन में लोड आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये फाउंडेशन है, ये नीचे आकर के चौड़ा बनता है, ठीक है। कॉलम कैसे ऐसे पतले पतले बनते जाएंगे, ये कॉलम दिख रहे हैं आपको, ऊपर से देखने पे ये कॉलम दिख रहे हैं, और ये स्लोप दिख रहा है। ये स्लोप कौन सा वाला है? ये वाला स्लोप है, ठीक है, ये स्लोप ऐसा गया, तो ऐसे ये स्लोप दिखेंगे, और ये चौड़ा जो है ऊपर से देखने में ऐसा दिखेगा, और ऐसा ऐसा दिखेगा, ठीक है, मतलब ये ऐसे में चौड़ा होगा, और ऐसे में भी चौड़ा होगा, ऐसे में भी चौड़ा होगा, चौकोर होगा।
ठीक है, ये चीज़ आपको ईडी में हालांकि पढ़ लेनी चाहिए थी जब आपने ईडी पढ़ा था। तो ये ऐसे प्रोजेक्शन उतारते हैं, ये सामने से देखने पे, अगर मैं सामने से इसको देख रही हूँ तो ऐसे देख रही हूँ मैं मेरे फाउंडेशन को, और ऊपर से देखने पे मैं ऐसे करके देख रही हूँ, तो ऊपर से देखने पे मेरे को ये ऐसा दिख रहा है और सामने से देखने पे मेरे को ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो जो ये मिट्टी रहती है इस पे किस प्रकार का लोड डालता है, वो हमारा फाउंडेशन। कायदे से तो ये ऐसे धसाव में होना चाहिए, मगर ये लोड कैसे, ट्रेपेजोइडल मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग में लोड डालता है। संजय सबको बोलो ज्वाइन कर लेंगे। तो ये डिस्पर्सिंग करते हुए डालता है, डिस्पर्सिंग मतलब ये पूरे मिट्टी पे बांटता हुआ डाल रहा है। अब एक चीज समझना, हाँ हमारा जो एरिया, जो वर्ग रहता है उस पर हमारी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अब एरिया ऑफ कंक्रीट मतलब जो हम कंक्रीट की स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो कितना एरिया बन रहा है, रख रहे हैं, कितनी चौड़ाई दे रहे हैं। एरिया ऑफ स्टील को मैंने एएसटी से बताया था, ठीक है, कि कितना स्टील देना। एरिया हमारे स्ट्रक्चर की मेन टर्मिनोलॉजी है। एरिया मतलब हम अगर कंक्रीट के क्यूब पे भी लोड लगा करके तोड़ते हैं तो हम ये वाला एरिया देखते हैं। ठीक है, कितने एरिया पे कितना फोर्स अपॉन में एरिया करते हैं। ठीक है, मतलब कितना फोर्स में कितना एरिया। ठीक है, तो एरिया, बड़ा एरिया मतलब बड़ा लोड झेलने की ताकत। ठीक है, अब हमारे कॉलम को हम क्या बड़ा बड़ा नहीं बना सकते, नहीं तो क्या होगा, हमारा हमको अंदर रूम में जगह नहीं मिलेगी, या बीच में क्या होगा, वो जगह का घेराव करेंगे। तो जो हमारा कॉलम रहता है वो इसेंट्रिकली लोड ट्रांसफर करता है, यहाँ पे एरिया बढ़ जाता है, मतलब ये ज़्यादा लोड, मतलब पूरा देखो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट और अगर सेकंड फ्लोर भी है तो सेकंड फ्लोर भी वो लोड लेगा। ठीक है, तो तीनों चारों का लोड अल्टीमेटली काय पे आ रहा है, हमारी नींव पे आ रहा है। ठीक है, फाउंडेशन पे आ रहा है। अब फाउंडेशन क्या करता है, ये अपना लोड जो मिट्टी पर डालेगा, इतने के इतने पर डालेगा तो मिट्टी धसाव हो जाएगी। बेसिक सी बात है, अगर जब हमने मिट्टी का एनालिसिस किया, अलग अलग जगह की मिट्टी निकाल करके देखी, ठीक है, तो हमने पाया कि जो फाउंडेशन जिस तरह से लोड देता है वो डिस्पर्जिंग लोड देता है। डिस्पर्जिंग मतलब मिट्टी में बांट देता है लोड। ठीक है, फैलाव में देता है। आ रही है बात समझ में? तो ये ज़्यादा एरिया पे हमारा लोड कवर हो जाता है। आई इतनी बात समझ में? तो ये इम्पोज्ड लोड रहता है, वो फाउंडेशन हमारा बांट देता है हमारी सब सोइल के ऊपर। इतना समझ में आया? हाँ Foundation should be taken sufficiently deep to guard the building against damage or distress caused by swelling or shrinkage of soil। क्या बोल रहा है कि हमारे जो फाउंडेशन होते हैं वो डीप बनाते हैं हम। डीप मतलब ये डेप्थ। ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई। ठीक है, यहाँ हमको दो ही डायरेक्शन दिखेगी, ऊपर से देखने में लंबाई और चौड़ाई, फ्रंट देखेंगे तो हमको हाँ उसकी लंबाई दिखेगी, मतलब डेप्थ दिखेगी, कितना गहरा है। ठीक है, तो फाउंडेशन को हम, क्या रे भैया पवन गुर्जर, क्लास में हो कि फेसबुक पे रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो?
कहाँ है ये पवन? मैम पवन पवन कितना है? पवन मेरा ही। हाँ नो मेरे को मैम। आई है फेसबुक पे रिक्वेस्ट। चश्मा लगा रखा है रेड कलर का फ्रेम वाला। तो क्या होता है क्लास तो हो जाने दो कम से कम। डेप्थ भी हम क्या करते हैं इसमें देखते हैं। तो ये बोलते हैं कि फाउंडेशन जो हम बनाते हैं तो वो प्रॉपर डेप्थ में बनाते हैं, ताकि जो आसपास की जो मिट्टी श्रिंक होती है, सिकुड़ती है, या फिर पानी के पड़ने पर एक्सपांड होती है, फैलती है, उसका इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। आई बात समझ में? अब आ जाओ चौथा पॉइंट। फाउंडेशन शुड बी लोकेटेड that its performance may not be affected due to any unexpected future influence। देखो क्या बोल रहा है, फ्यूचर में कुछ भी इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब फ्यूचर में आपका मन करा कि आप फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर बनाओगे, तो क्या होता है कि फाउंडेशन हम उस तरह से बनाते हैं या उसकी लोकेशन उस तरह से लेते हैं कि हमारा जो फ्यूचर में जो भी हम बनाते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो बियरेबल हो जाए। अब देखो यहाँ पर मैंने कितने 6 फाउंडेशन दिए, दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर आपके लोड या फ्यूचर प्लान ज़्यादा है तो आप कैसे कर सकते हो और फाउंडेशन बढ़ा सकते हो। आई बात समझ में? मगर हम ऐसे नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये फाउंडेशन देंगे तो ये कॉलम यहाँ उठेगा, तो इस कॉलम के ऊपर रेस्ट कौन सा वाला बीम कराओगे? तो ये वाली गलत लोकेशन है। ठीक है, ये कॉलम उठा, ये कॉलम उठा, ये कॉलम उठा, ये कॉलम उठा, ये उठा, ये उठा, फिर उनके ऊपर क्या ऐसी बीम रखाई, ऐसी बीम रखाई, ऐसी बीम रखाई, ऐसी बीम रखाई, फिर ये बीम यहाँ रखाई, ये यहाँ रखाई, ये यहाँ रखाई, फिर ये यहाँ रखाई, फिर उसके ऊपर पूरी स्लैब रखाई। विजुअलाइज हो रहा है? ये कॉलम अगर देते तो ये कॉलम क्या होता, अकेला राजा दिखता अलग ही, इसके ऊपर कोई बीम की लोकेशन भी नहीं रखाती। ऐसे बीम रखोगे, ऐसे बीम रखोगे, ऐसे बीम रखोगे, ये क्या झूला झूलेगी बीम? काय पे टिकेगी? तो ये कॉलम की लोकेशन नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं कि हम ऐसा कंजूसी नहीं करेंगे कि हमने सिर्फ ये 2 बीच के नहीं दिए और सिर्फ 4 फाउंडेशन खोद दिए। तो फ्यूचर में आप अगर ज़्यादा लोड वाला सीन बना रहे हो या ज़्यादा कुछ बना रहे हो तो आपका क्या होगा, समीकरण सही नहीं बैठेगी। चाहो तो इसके बीच में एक यहाँ फाउंडेशन दे सकते हो। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि जो सुपर इंटरमीडिएट होता है, बीच वाला जो होता है, वो ज़्यादा लोड होता है। अगर मेरी पूरी कंटिन्यूस बीम यहाँ पे रखी हुई है तो आधी बीम का लोड ये वाला कॉलम लेगा और आधा लोड ये लेगा, और ये बीम यहाँ रखी तो आधा बीम का लोड ये वाला कॉलम लेगा और आधा ये वाला लेगा। तो इस पे तो आधे का लोड आ रहा है, इस पे भी आधे का आ रहा है, मगर इस पे कितने, पूरा आधा और आधा एक का आ रहा है। आई बात समझ में? तो ये हम इंटरमीडिएट साइड हमेशा कैसी बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कितनी स्ट्रॉन्ग? अगर ये 1 गुना बना रहे हैं तो ये 2 गुना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। समझ में आई बात? मतलब 2 गुना से मतलब अगर इसका एरिया हम नॉर्मल रख रहे हैं तो इसके एरिया का डबल एरिया हम बीच वाले को देंगे। आई इतनी बात समझ में? ये भी डबल देंगे और ये वाला भी एरिया हम डबल स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। देखो एरिया घटा सकते हो मगर स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगी। समझ में आ रही है? मतलब अपन ऐसा नहीं करेंगे कि ये मैंने पतला बनाया नहीं, ये एकदम चौड़ा बना दिया। ठीक है, इससे भी क्या होगा कि बीच में क्या चौड़ा कॉलम दिखेगा, ऐसा कंक्रीट नहीं बनाएंगे हम। तो आपको मैंने कल एक चीज़ बताई थी कि कंक्रीट के साथ में एक दिक्कत फंसती है कि ये एरिया बहुत ज़्यादा घेरता है और स्टील एरिया को कंप्रेस करता है। तो हम अगर एरिया की बात करेंगे, स्ट्रॉन्गनेस की बात करेंगे, जब हम बोल रहे हैं कि इसको डबल स्ट्रॉन्ग बनाना है तो भैया AST को हम डबल कर देंगे। समझ में आई? या ये डबली रीइंफोर्स्ड बना देंगे। क्यों? क्योंकि स्टील एरिया को मिनिमाइज करके रखता है। अगर हम कंक्रीट का एरिया बढ़ाते हैं तो हमारा एरिया
वो वाला बढ़ जाएगा और हमको अंदर जब रूम्स निकालेंगे या जो भी निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, इनअप्रोप्रिएट होगा, मतलब सही तरह से हमको यूज में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर एरिया ऑफ स्टील यहाँ पे नॉमिनल दे रहे तो यहाँ पे डबल करके देंगे, ठीक है, क्योंकि स्टील का एरिया हम कॉम्प्रेसिव साइड में भी दे देंगे। स्टील हम मेनली टेंशन साइड में लगाते हैं, मगर हम यहाँ पे कॉम्प्रेसिव साइड में भी दे देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट जो कॉलम रहते हैं या इंटरमीडिएट जो सपोर्ट रहते हैं, इंटरमीडिएट मतलब बीच वाले, ये हमको हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाने होते हैं। आई बात समझ में? अगर सपोज 1 2 3 की बात कर रहे थे हम, ये एक 3 की लाइन है, ये चौथी लाइन बना देती हूँ मैं, ठीक है, ये भी मैं चौथी लाइन बना देती हूँ, ठीक है। अब इंटरमीडिएट क्या होगा इसमें, ये कॉर्नर वाले एंड सपोर्ट है ये, है ना, ये दोनों इंटरमीडिएट हो गए, ठीक है। कैसे हो गए, एक बीम इनके ऊपर रखाई तो आधा लोड इस पे, आधा इस वाली बीम का, फिर एक बीम इनके ऊपर रखाई तो आधा लोड इसका, आधा लोड इसका, तो इधर कितना 2 का लोड आ गया। अब यहाँ पे आधा लोड इसका, फिर एक बीम रखा गई तो आधा लोड इसका और इस पे आधा ही, तो इसका भी पूरा 1 का लोड हो गया। मतलब जो बीच वाला, जो भी बीच बीच में आएंगे ना, अगर हम कंटिन्यूअस बीम बना रहे हैं, एक साथ ही बीम का निर्माण कर रहे हैं, पूरी बीम का, 1 बीम 2 बीम 3 बीम, तो हम क्या करेंगे, बीच वाले जो हैं हमारे सपोर्ट्स, इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट। इस स्थिति में इंटरमीडिएट सपोर्ट हमारे कौन से आ गए, ये बी और सी, ए बी सी डी, तो इंटरमीडिएट सपोर्ट्स आर बी एंड सी। समझ में आई बात? टॉस पढ़ोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। हो गया। अब क्या है, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल, ये आपको नहीं है, बियरिंग कैपेसिटी पढ़ लेते हैं। देखो ये भी शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि सॉइल कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में बताया गया है आपको। सैंडी सॉइल होती है, सैंडी सॉइल मतलब जिसमें सिल्ट पार्टिकल भी रहते हैं और सैंड पार्टिकल भी रहते हैं। वे सॉइल जिसमें क्ले पार्टिकल मतलब बिल्कुल बारीक मिहीन मिट्टी, सिल्ट मतलब थोड़ी सी बारीक से थोड़ी ऊंची, मतलब ये मान लो बालू रेती टाइप का पार्टिकल, ठीक है। फिर सैंड पार्टिकल मतलब हमारी जो रेती यूज होती है उस टाइप का पार्टिकल। इन सबको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, हम इन सबको विभाजित कैसे करते हैं, इनके पार्टिकल साइज के कारण, ठीक है। हमने एग्रीगेट में पढ़ा था, छन्नियों से छान करके हम उसका साइज का पता लगाते हैं कि छनी है, कितने से छनी है, तो कौन सी प्रकार की मिट्टी होती है। तो हमारी अलग अलग टाइप की सॉइल होती है। अब हम रेती को भी सॉइली बोलेंगे और बालू रेती को भी सॉइली बोलेंगे और मिट्टी को भी सॉइली बोलेंगे। हमारा अगर निर्माण हम कर रहे हैं तो इनके ऊपर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब इनके ऊपर हम नींव डालेंगे। तो हमारी अलग अलग प्रकार की मिट्टी है, तो पहले हमको मिट्टी का परीक्षण करना पड़ेगा कि वो मिट्टी किस प्रकार की है, ठीक है। फिर उसके बाद हम कौन सा, हमको फाउंडेशन का सिलेक्शन करना है या कौन से फाउंडेशन का चुनाव करना है कि हम कौन सा तरीके का फाउंडेशन देंगे। तो मिट्टी के प्रकार बताए हैं, ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमको बताता है कि किस प्रकार का हम फाउंडेशन बनाएंगे। तो पहला है हमारा सैंडी सॉइल। सैंडी, दिस टाइप ऑफ सॉइल कंसिस्ट ऑफ द लूज एंड ड्राई सैंड पार्टिकल साइज 1 to 0.05 mm along with 10% each of clay, silt 0.05 to 0.002 mm। मतलब सैंड का पार्टिकल साइज बताया गया है और हमारे सिल्ट मतलब सैंड से जो छोटी होती है उसका पार्टिकल साइज बताया गया है। और कितना परसेंट, 10% इसमें क्ले पार्टिकल बताया गया है कि क्ले के पार्टिकल रहते हैं, उसको उस टाइप की मिट्टी को हम क्या बोलेंगे, सैंडी सॉइल, मतलब रेती वाली सॉइल है, रेतीली सॉइल है। क्ले सॉइल होती है मिट्टी वाले पार्टिकल जो हमारे यहाँ हम देखते हैं, अगर हम खुदाई करते हैं अपन अपने फाउंडेशन या नींव देने के लिए, तो हमको कैसा मिलता है, गारे टाइप की सॉइल मिलती, काली मिट्टी मिल जाती है, आपके उधर जाओगे लाल मिट्टी मिल जाएगी। तो वो कैसी रहती है, बिल्कुल बारीक रहती है। हाँ, हालांकि कुछ कुछ उसमें सिल्ट मटेरियल होते हैं, मगर ओवरऑल अगर हम देखें तो वो कैसी होती है, क्ले सॉइल होती है, ठीक है। ये सॉइल थोड़ी सी रिस्की होती है, हमारे जो एमपी में पाई जाती है अधिकतर ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल थोड़ी सी ऐसी रहती है कि
अगर मैं अपनी देसी लैंग्वेज में बोलूँ तो बिन पेंदे की लोटी रहती है ना। अगर पानी कम पड़ा तो श्रिंकेज हो जाएगा उसमें, और पानी मिला तो फैल गया। ठीक है, मतलब स्टेबल नहीं रहती, अपनी जगह पे नहीं रहती, एक जैसी नहीं रहती है, वो नेचर उसका बदलता रहता है। ये वाली सॉइल ही हमको दिक्कत देती है। क्यों दिक्कत देती है? क्योंकि वो जैसे पानी के कांटेक्ट में आएगी फैल जाएगी, और जैसे सिकुड़न होगा तो आप समझो कि अगर अपना फाउंडेशन है तो उसमें ये जब फैलेगी तो लोड लगाएगी, और सिकुड़ेगी भी तो भी लोड लगाएगी। अगर मेरे हाथ के अंदर कुछ चीज़ बनी हुई है और मैं मिट्टी है मेरा हाथ का खोचा, तो जब दूर जाएगा तो भी ये लोड लगाएगा, मतलब दूर खींचने की कोशिश करेगा, मिट्टी से जुड़ा हुआ रहेगा, और जब सिकुड़ेगा तो भी लोड लगाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें धसाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है उसमें क्या सेटलमेंट का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, बाकी अगर राजस्थान की बात करें और यूपी साइड की बात करें तो यहाँ की मिट्टी अच्छी रहती है, और मतलब वहाँ पे हम फाउंडेशन का जो डेप्थ है वो अपने हिसाब से नॉर्मल भी रख सकते हैं। मगर हमारे यहाँ डेप्थ ज़्यादा देना पड़ता है। ज़्यादा डेप्थ मतलब ज़्यादा अगर उसकी गहराई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा मटेरियल लगना। ज़्यादा मटेरियल लगना मतलब स्ट्रॉन्ग बनाना। ठीक है, हमको उससे लड़ने की क्षमता वाला भी बनाना पड़ता है। आई बात समझ में इतनी? तो क्लेई सॉइल की बात कर रहे हैं, इसका पार्टिकल साइज जो होता है 0.002 mm से छोटा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की सॉइल को बोलते हैं हम क्लेई सॉइल। इसके ऊपर भी हम फाउंडेशन बनाते हैं। लोमी सॉइल क्या होती है? जिसमें अलग अलग टाइप के लोम मटेरियल रहता है। ठीक है, कंटेन सैंड भी होता है, सिल्ट भी होता है, क्ले भी होता है, ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन होता है। मतलब ये भी हो गया, सैंड भी हो गया, सिल्ट भी हो गया, क्ले भी हो गया। और ऐसा नहीं जैसे सैंड ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे? सैंडी सॉइल बोलेंगे। सिल्ट ज़्यादा है तो सिल्टी सॉइल बोलेंगे। क्ले ज़्यादा है तो क्लेई सॉइल बोलेंगे। मतलब प्रेजेंट तो तीनों है, मगर लोम सॉइल में क्या होता है? सब इक्वल इक्वल कम अमाउंट में, सैंड भी है, सिल्ट भी और क्ले भी है, तो किसी एक नाम से हम थोड़ी बोलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? मिक्स्ड सॉइल है या लोमी सॉइल है। ठीक है, अब सैंडी लोम सॉइल भी होता है कि जिसमें सैंड का प्रतिशत ज़्यादा रहता है। क्ले लोम सॉइल होता है जिसमें क्ले का प्रतिशत ज़्यादा होता है, और सिल्ट लोम सॉइल होता है जिसमें सिल्ट का प्रतिशत ज़्यादा होता है। आई बात इतनी समझ में सभी को? हाँ मैम। ठीक है, कितने लोग हैं क्लास में अभी? सभी हैं? यस मैम। करीब करीब जो आते हैं। मैम 4 लोग। हाँ, क्या क्या हो रहा है? देखो तो ये क्या होता है हमारा? वेरियस मेथड ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन। सॉइल एक्सप्लोरेशन मतलब हमको जब फाउंडेशन बनाना है तो मिट्टी का परीक्षण करना पड़ेगा। परीक्षण मतलब मिट्टी की जांच करना पड़ेगी। तो हमारी विधियां कैसी होती हैं सॉइल एक्सप्लोरेशन की, मतलब जांचने की, तो वो हम बताते हैं। ठीक है, ये अलग अलग टाइप की विधि होती हैं। तो हम क्या करते हैं? हमारी मिट्टी को निकालते हैं, तो निकालने के बाद उस पर परीक्षण करते हैं या टेस्ट लगाते हैं। ये हमारा सॉइल मैकेनिक्स का टॉपिक है, मगर हम इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से हम इसको करेंगे। इंस्पेक्शन करना मतलब जो मिट्टी है उसका परीक्षण करना। ठीक है, इंस्पेक्शन करना मतलब साइड पे जा कर के देख लेंगे। टेस्ट पिट्स बनाना। टेस्ट पिट्स बनाना मतलब हम जा कर के ऐसे पिट बनाएंगे, ऐसे छोटे छोटे गड्ढे खोद के देखेंगे। ठीक है, पिट्स बनाएंगे और उसकी सॉइल लेकर के आएंगे, डेंसिटी निकालेंगे, कितना कैसा है, किस प्रकार का सॉइल है, उसमें कैसे मटीरियल है, कितनी सिल्ट प्रेजेंट है, कितना परसेंटेज उसका प्रेजेंट है हमारा। प्रोबिंग का मुझे नहीं पता, ये इसका गूगल करना क्या मेथड होती है। ये एंगुलर बोरिंग। ठीक है, एंगुलर बोरिंग मतलब हम छोटा सा एक बोरिंग करेंगे और फिर मिट्टी को निकालेंगे, जानेंगे। ठीक है, डीप बोरिंग। डीप बोरिंग मतलब बहुत नीचे तक इसमें बोरिंग होता है, जहाँ तक कि हमको पता पड़ता है कि हार्ड सॉइल हमारा कहाँ तक है। ठीक है, एक होता है वॉश बोरिंग। वॉश बोरिंग मतलब ये पानी वाली प्रोसेस का बोरिंग होता है। वॉश बोरिंग मतलब पानी से वॉश कर करके हम क्या मिट्टी को बाहर निकालते हैं। टेस्ट पाइल्स मतलब जब हम डीप फाउंडेशन देते हैं, पाइल फाउंडेशन करते हैं, तो उसमें हम क्या बनाते हैं? एक टेस्ट करने के लिए एक सैंपल पाइल्स बनाते हैं जिससे हम परीक्षण करते हैं। जियोफिजिकल मेथड्स। जियोफिजिकल मेथड वो मेथड होती हैं कि हम क्या करते हैं, आजकल बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं,
मतलब कि अगर ये हमारा कंक्रीट का भी बना हुआ है तो एक इंस्ट्रूमेंट आज क्या है कि अब हम कैसे कंक्रीट की स्ट्रेंथ निकालते हैं, क्यूब बना करके तोड़ते हैं, है ना, उससे स्ट्रेंथ पता पड़ती है कि हमको M20 का है कि M15 का है कि कौन सा M का कंक्रीट बनाया। अब भैया ये कोई बिल्डिंग तुमने बना के खड़ी कर दी, तुम्हारा जांच के परीक्षण के लिए अधिकारी उन्होंने आ गए, अब इसको तोड़ के थोड़ी देखेंगे ये पिलर है तो क्या होता है, अल्ट्रासोनिक रेज या बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बन गए, तो वो यहाँ पे रखेंगे। एक मतलब बने बनाए में एक एसपीटी होता है, मतलब बने बनाए कंक्रीट के ऊपर आपने इंस्ट्रूमेंट रखा, वो खोद दिया तो बना बनाया कंक्रीट का एक मॉडल निकल के आ जाता, मतलब पीस निकल के आ जाता बने बनाए कंक्रीट में। मगर चूंकि अगर ये कॉलम है या लोड बियरिंग मेंबर है, लोड बियरिंग मतलब इसको तोड़ करके हम ऐसे एरिया निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि लोड उसी के ऊपर आ रहा है, तो कैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हमने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रख दिया, यहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज और अलग अलग प्रकार की रेज जाएंगी और वो रिटर्न आएंगी, फिर वापस से हमारे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगी, फिर बताएंगे कि ये कितने स्ट्रेंथ वाला हमारा कंक्रीट बना। अब तुमने चंपू बनाना चाहा सरकार को और तुमने कम ग्रेड का कंक्रीट बना के लगा दिया, अब तुम बोल रहे हो M14 का है, M40 का है, M30 का है, तुम्हारा अलग हिसाब किताब चल रहा है, तो वो तो भैया यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रख लेंगे ना, जांच लेंगे कि तुमने कितने M का कंक्रीट बनाया है, मतलब तुम डिज़ाइन में कुछ और दे रहे हो और बना कुछ और है, ठीक है, यही होता है अपने सिविल में। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग जियो फिजिकल मैथड्स होती है जिससे भी हम क्या करते हैं, मिट्टी का परीक्षण कर लेते हैं। ये उदाहरण के लिए मैंने कंक्रीट का बताया था, ठीक है, तो ये अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं कि मिट्टी को अगर हमको जांचना है तो ये हम इतनी सारी मैथड्स को देख करके पता लगा लेंगे। अब एक मेन चीज़ देख लो, ये बहुत मेन चीज़ है हमारी, आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है मगर आप अगर समझते हो तो ये सॉइल में आएगी, ठीक है। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल मतलब सॉइल की लोड सहने की क्षमता, ये हमारा मेन पॉइंट है। हमारे सॉइल की कुछ ना कुछ क्षमता तो रहती है कि हम नॉर्मली कुछ चीज़ रखेंगे तो ऐसे ही नहीं धंस जाएगी, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी निकालना या उसकी कैपेसिटी को जानना, तो हम बात करते हैं कि हमारी बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या होती है या उसकी डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज द एबिलिटी टू सपोर्ट द लोड कमिंग ओवर इट्स यूनिट एरिया विदाउट कॉजिंग एक्सेसिव सेटलमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। बियरिंग क्षमता या बियरिंग कैपेसिटी मिट्टी की वह काबिलियत या वह एबिलिटी होती है जो ऊपर से आने वाले लोड को सपोर्ट करे बिना कोई सेटलमेंट दिए या फिर डिस्प्लेसमेंट या खिसकने के बिना। समझ में आई बात? अरे हाँ ना, कुछ तो करो।